Good morning, my dear students and faculty members of this college, and who are observing or viewing this channel of my college. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Geology, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे फेरोमोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले व्याख्यान में मैंने हार्मोन्स के बारे में दो पार्ट्स में डिस्कस किया था। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स को एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं, और ये फेरोमोन्स शरीर पर स्थित विशिष्ट गंध ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में और डिफरेंट कॉर्डेट्स में और हायर कॉर्डेट्स में, स्पेशली मैमल्स में भी स्रावित होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में आपने ट्रेलर सब्सटेंस का, हनी बी के अंदर क्वीन सब्सटेंस का नाम सुना होगा। ये सारे फेरोमोन्स हैं। ये फेरोमोन्स अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को पहचानने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में आपको इस बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा आंतरिक पर्यावरण में मुक्त हुए केमिकल्स हैं। अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सीधे ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज किए जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस तो हार्मोन्स कहलाते हैं, और तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर वे अन्य ऊतकों की क्रियाओं का नियमन और समन्वय, कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब बात होती है फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स एक्टो हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित तथा बाहरी पर्यावरण में मुक्त किए गए रसायन होते हैं। वे उसी जाति के अन्य जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित कर उनके विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण बनते हैं, और वे स्मेल के माध्यम से, गंध के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कर कम्युनिकेशन का साधन बनते हैं। इथोलॉजी के अंदर भी आप इस चीज़ को पढ़िएगा, और सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में हार्मोन्स और फेरोमोन्स, एलोमोन्स, उस संदर्भ में भी आप इसे पढ़ेंगे। पहले वे एक्टो हार्मोन्स कहलाते थे, लेकिन 1959 में कार्लसन और ब्यूटेनेंट ने उनको फेरोमोन का नाम दिया। 1959 की बात है ये। और ये कम्युनिकेशन या संचार या संपर्क के लिए गंध के महत्व को सर्वप्रथम हेडिगर ने दर्शाया। हेडिगर 1944 ने दर्शाया था। गंध या फेरोमोन्स के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार का एक प्रिमिटिव तरीका माना जाता है। यदि रसायनों का प्रयोग एक ही जाति के सदस्यों के बीच संचार के लिए होता है तो अत्यंत सामान्य है, तो उन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है, और दूसरी जाति के सदस्यों के बीच संचार के लिए होता है जो कि इनका सामान्य नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जनरल नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है, तो उन्हें फेरोमोन्स का नाम दिया जाता है। तो फेरोमोन्स का एक और स्वरूप होता है जब दूसरी जातियों के बीच में उपयोग में आता है तो उनको कैरोमोन्स कहते हैं। परंतु यदि रसायनों से केवल उनके उत्पादक या प्रेषक को ही लाभ पहुंचता है तो उन्हें एलोमोन्स भी कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स हैं: फेरोमोन्स एक ही जाति के बीच,
कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। कैरोमोन्स होता है जो दूसरी जातियों के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। और यदि रसायनों से केवल उनके उत्पादक या प्रेषक को ही लाभ पहुंचता है, मतलब एक एनिमल का उसी एनिमल के लिए ही उसका उपयोग होता है, एक स्पीशीज़ का उसी मतलब एक स्पीशीज़ के अंदर एक ही एनिमल में उत्पादित होता है और उसी को ही उसका कम्युनिकेशन में काम आता है, तो उसको एलोमोन्स कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स अच्छे से समझनी है। अब समझें कि फेरोमोन्स उत्पादक ग्रंथियां शरीर में कहाँ कहाँ होती हैं। शरीर में फेरोमोन उत्पादक ग्रंथियों की स्थिति एवं संरचना विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। इस संदर्भ में अकशेरुकियों, नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में वे पंखों पर स्थित गंध शल्कों या एंड्रोकोनिया, इसका एग्जाम्पल बटरफ्लाई और शलभ। इसी तरह से गंध पैच, नर में एम्यूरिस, नर एम्यूरिस, और अंतर्वलित अंतिम उदरखंड प्लेडिया। इसी तरह से मैंडिबुलर और नासेनाप्स ग्लैंड। नासेनाप्स ग्लैंड जो होती हैं किस में होती हैं? मधुमक्खी में होती हैं। इसी तरह से बहिर्वलित पार्श्वी कोशिकाएं रेशम कीट में आदि के रूप में होती हैं। कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स में फेरोमोन्स मल और मूत्र के संग या विशेष ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स में फेरोमोन्स मल और मूत्र के रूप में उनके साथ में विशेष ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। जैसे कहाँ स्थित हो सकते हैं? एक तो एनल रीजन में अत्यंत सामान्य होता है एनल, दूसरे सेलेबरी, चूहे, कुत्ते और भालू के अंदर ये देखने को मिलती हैं। फेशियल सांभर के अंदर होती है, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर सांभर। इसी तरह से टेम्पोरल होती है हाथी में, मेटाकार्पल्स और ललाट पर, रोम वृक्क के अंदर। इसी तरह से नेत्रों के नीचे टामसन, गेजल ठोड़ी के नीचे, फुदकी या चूहे में, इसका एग्जाम्पल होता है गर्दन पर, ऊँट के अंदर पाई जाती हैं। पादांगुलियों के बीच प्रमुख नर रेंडियर के अंदर, पादांगुलियों मतलब पैर की उंगलियों के बीच में खुर के अंदर वहाँ पाई जाती हैं रेंडेन। ये इसका एग्जाम्पल है रेंडियर, हिरण की प्रजाति है। और योनि से कुत्ते और बंदर इत्यादि में इसके इन स्थानों पर ये गंध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये आमतौर पर अपने सेक्स पार्टनर्स को पहचानने के लिए काम में आती हैं फेरोमोन्स। और दूसरा इनका उपयोग होता है अपने टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए। आपने देखा होगा कि कैट फैमिली के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बाघ है, लॉयन है, पैंथर है, ये, या कुत्ते को भी देखा होगा, ये अपने मूत्र को जगह जगह थोड़ा थोड़ा विसर्जित करते रहते हैं। और मूत्र के साथ में जो फेरोमोन सिक्रेट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, वो वहाँ पर अपनी ही जाति के दूसरे एनिमल को उसकी टेरिटरी को पहचानने में सहयोग प्रदान करते हैं, और इसलिए ये अपने गंध को छोड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गौ प्रजाति के जो एनिमल्स हैं, ये अपने पिछले हिस्से को दीवार पर, पेड़ के तनों से रगड़ते हैं, और जिससे क्या होता है कि वहाँ पर उनकी गंध छूट जाती है, और वो गंध उन्हीं की जाति के दूसरे जंतुओं द्वारा पहचानने में, उसकी टेरिटरी को, उसके अभिग्रह क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने में सहयोग करती है। तो अपने घर की पहचान, अपने आवास की पहचान के लिए इसका ही उपयोग करते हैं। अपने सेक्स पार्टनर्स को पहचानने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए इन गंध ग्रंथियों का उपयोग किया जाता है।
अब हम बात करते हैं फेरोमोन्स का अवगम या बोध। प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरोमोन्स। अकशेरुकियों में फेरोमोन्स का बोध विशेषतया रूपांतरित संरचनाओं द्वारा किया जाता है, जैसे कीटों की एंटीनी पर स्थित चपटे क्षेत्र, प्याले, गड्ढे, शलाकाएँ, छोटे ठूंठदार रोम इत्यादि, और वर्टिब्रेट्स में उन्हें सदैव घ्राण एपिथीलियम द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसका संबंध गंध से है। और ये सभी रचनाएं रसोग्राही मतलब कीमो रिसेप्टर्स होती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब आप समझिए प्रभाव क्या होता है फेरोमोन्स का और कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या फंक्शन है। फेरोमोन्स जंतुओं के व्यवहार को द्रुत या मंद, फास्ट या स्लो, दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। अतः फेरोमोन्स की सामान्यतया दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, द्रुत क्रिया फेरोमोन और मंद क्रिया फेरोमोन्स। वे विभिन्न जंतुओं में अनेक प्रकार के कार्य संपादित करते हैं। जैसे नंबर 1, द्रुत क्रिया में क्या चीज़ खास होती है? द्रुत क्रिया फेरोमोन्स या क्विक एक्शन फेरोमोन्स, ये किसी प्रकार पाने वाले जंतु या प्रापक मतलब रेसिपिएंट के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालकर उसके व्यवहार में तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसे मोचक प्रभाव या रिलीजर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। द्रुत क्रिया फेरोमोन्स के भी मोटे तौर पर 3 या 4 प्रकार होते हैं। एक होता है लिंग आकर्षण सेक्ट अट्रैक्टेंस जिनको कहते हैं। दूसरा होता है पथ चिन्हक फेरोमोन्स या ट्रेल फेरोमोन्स जिनको कहते हैं। तीसरा होता है टेरिटरी मार्किंग या अपना अभिग्रह क्षेत्र का निर्धारण करने वाले फेरोमोन्स, अपने एरिया को निर्धारित करने वाले टेरिटरी मार्किंग फेरोमोन्स। और चौथे तरीके का होता है अलार्म फेरोमोन्स। तब हम बात करते हैं पहले वाले की, लिंग आकर्षक फेरोमोन्स की, सेक्स अट्रैक्टेंट फेरोमोन्स। इनका उद्देश्य दोनों लिंगों के प्राणियों में संगम के लिए एक साथ लाना होता है, उनको नज़दीक लाना होता है मेटिंग के लिए। ये इसका उपयोग है खास तौर से। और ये मादा प्राणियों द्वारा निःश्रावित गंधयुक्त वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो उसी जाति के नर प्राणियों में उपस्थित अत्यंत संवेदनशील रसोग्राहियों द्वारा, रिसेप्टर्स द्वारा पहचान लिए जाते हैं और रिएक्शन के रूप में प्रतिक्रिया स्वरूप नर प्राणी कामातुर या लैंगिक रूप से उत्तेजित होकर मादा प्राणियों की ओर आकर्षित होता है। और कुछ मोथ के अंदर ये देखा जाता है, जो कुछ मोथ में क्या होता है कि 4 से 5 किलोमीटर दूर से आकर्षित होती हैं ये इन फेरोमोन्स के कारण। और प्रकृति में सर्वाधिक तीक्ष्ण संवेदनशीलता एस्परर मॉथ के अंदर, एस्परर मॉथ में किसमें? इनके नर प्राणियों में होती है, जो 13 किलोमीटर की दूरी से भी मादा को खोज लेते हैं। इस प्रकार से पृथक किए गए एवं पहचान लिए गए लिंग आकर्षकों में कुछ हैं मादा रेशम कीट द्वारा स्रावित बॉम्बिकोल नामक फेरोमोन। मादा रेशम कीट जो होता है बॉम्बिकोक्स मोराई वाला रेशम का कीट, उसमें बॉम्बिकोल नामक सब्सटेंस रिलीज होता है। बॉम्बिकोक्स या बॉम्बिकोल ये मादा जिप्सी मोथ द्वारा, इसी तरह से मादा जिप्सी मोथ द्वारा गाइप्लूरे ये एक फेरोमोन सीक्रेट होता है। इसी तरह से सीवेट द्वारा सीवेटोन, इसी तरीके से कस्तूरी मृग मस्क डियर जिसको कहते हैं, मस्क डियर द्वारा मस्कॉन एवं मधुमक्खी द्वारा क्वीन सब्सटेंस, क्वीन पदार्थ, ये फेरोमोन्स हैं, ये सीक्रेट किए जाते हैं। और एक मादा रेशम कीट में औसतन 0.01 मिलीग्राम लिंग आकर्षक पदार्थ होता है।
जो 100 करोड़ से भी अधिक नरों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब ये अत्यंत कम मात्रा में वातावरण में रिलीज किए जाते हैं और इनका प्रभाव इतने ज़्यादा संख्या में उन्हीं की जाति के साथियों पर होता है, सदस्यों पर होता है। मतलब आप देखिए 0.01 मिलीग्राम लिंग आकर्षक पदार्थ सिक्रेट होता है रेशम कीट से, जो 100 करोड़ से भी अधिक नरों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त होता है। नर प्राणियों द्वारा लिंग आकर्षक उत्पादन के मामले में या नर प्राणियों द्वारा लिंग आकर्षक उत्पादन के मामले बहुत कम है। एक उदाहरण नर बीटल हार्पोबिटेकस का है। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसी तरह से ट्रेलर फेरोमोन्स की हम बात करें, पद चिन्हक फेरोमोन्स में हिंदी में कहते हैं। ये दाह चींटियों या फायर एंड्स जो होती हैं, भोजन खोजने के बाद, भोजन के फूड के सर्च करने के बाद अपने बिलों की ओर लौटते समय पद चिन्हक फेरोमोन्स का सिक्रेशन करती हैं। पद चिन्हक अर्थात ट्रेलर सब्सटेंस, जिसे आपने देखा होगा चींटियाँ एक लाइन बना करके चलती हैं। तो वो क्यों चलती हैं? क्योंकि आगे वाली चींटी ने जो फेरोमोन जहाँ पर रिलीज किया हुआ है उसी की गंध से प्रभावित होकर उसकी स्पीसीज की दूसरी चींटियाँ उसी रास्ते से आगे बढ़ती हैं। तो वो होता है ट्रेलर सब्सटेंस। तो चींटियों में क्या होता है, ट्रेल का अनुसरण कर भोजन तक पहुंचती है और अपना पद को चिन्हित करती हैं। और अत्यंत ये क्या होता है, वाष्पशील होता है और केवल 2 मिनट में उड़ जाता है। इस प्रकार पुरानी लीकों द्वारा भ्रम पैदा होने का जोखिम नहीं रहता है। इसी प्रकार श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं, लेबर मधुमक्खियाँ जो होती हैं, श्रमिक जिनको कहते हैं, वो भोजन खोजने पर जिरेनियोल सिक्रेट करती हैं। और इस जिरेनियोल एक क्या है, एक फेरोमोन है जो अन्य श्रमिक मक्खियों के लिए उनके अभिदोलन नृत्य या वैगिंग डांस के अलावा भोजन के स्रोत की ओर मार्गदर्शन करता है। इसी तरीके से तीसरा होता है प्रदेश चिन्हक फेरोमोन्स या टेरिटरी मार्किंग फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स अपनत्व की भावना पैदा कर उत्पादक जंतु में आत्मविश्वास जगाते हैं और एक स्तनियों के मल और मूत्र के साथ फेरोमोन्स निकलते हैं, जिससे वे एक छोटे कोर एरिया या कोर एरिया को गंध चिन्हित कर उसकी सक्रियता पूर्वक रक्षा करते हैं। कोर एरिया के चारों ओर एक स्वदेश या गृह क्षेत्र या होम रेंज और उसके बाहर का बड़ा प्रदेश जो होता है उसको टेरिटरी होती है, उसको ये चिन्हित करते हैं और इसका क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनकी रक्षा करना भी इन्हीं फेरोमोन्स के द्वारा निर्धारित होता है। इसी तरह से हिप्पोज जो होते हैं, दरियाई घोड़े, गेंडे, राइनोस और बाघ, टाइगर्स अपनी लीक पर चलते समय मल विसर्जित करते जाते हैं। और जब छोटे छोटे बिल्ली जाति के जंतु जैसे लोरिस, लीमर्स अपने टेरिटरी को या अपने होमिंग रेंज को, गृह क्षेत्र को अपने मूत्र द्वारा मार्क कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। और इसी तरह से टाइगर्स में बाघों के मूत्र का फेरोमोन, उसमें क्या होता है, टिग्रेमाइन नामक एक सब्सटेंस होता है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो फेरोमोन होता है। क्या नाम है उसका, टिग्रेमाइन या टाइग्रेमाइन। इसको टाइग्रेमाइन कहते हैं। ये टेरिटरी मेंटेन करने में काम आता है, मलमूत्र के साथ विसर्जित किया जाता है ये। चौथी तरह क्या होता है, सचेतक फेरोमोन्स। ये भय या खतरा या संकट सूचक फेरोमोन घोंघे, मधुमक्खी, चींटी इत्यादि द्वारा आक्रमण होने पर, मारे जाने या विक्षुब्ध होने पर मुक्त किए जाते हैं। जब खतरे की स्थिति होती है, जब जैसे मधुमक्खी के छत्ते को कोई डिस्टर्ब करे या चींटियों का जो बना होता है घर, चींटियाँ जहाँ इकट्ठी रहती हैं उस जगह अगर कोई जरा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ये अलार्मिंग फेरोमोन सिक्रेट किया जाता है।
भय या खतरे की स्थिति में भय या खतरे का संकट सूचक फेरोमोन कहलाते हैं। ये उस समय छोड़े जाते हैं या हार्म पहुंचाने पर ये छोड़े जाते हैं। चेतावनी सूचक पदार्थों का अणुभार कम होता है और लिंग आकर्षकों की अपेक्षा वे कम विशिष्ट होते हैं और इसी कारण विभिन्न जातियों की चींटियाँ एक ही सचेतक पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। रासायनिक कीटों में सचेतक फेरोमोन्स 3 प्रकार के मुख्य कार्य करते हैं। कॉलोनी को सतर्क करना इनमें से मुख्य होता है, दूसरा होता है आक्रमण से छुटकारा दिलाना और तीसरा होता है आक्रमणीय लक्ष्य को अंकित करना। अतः यदि एक मधुमक्खी कुचली जाती है तो कॉलोनी की सैकड़ों अन्य सदस्य तुरंत शत्रु पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो अलार्मिंग सब्सटेंस होता है, अलार्मिंग फेरोमोन जो होता है, ये उनको अपने पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को कम्युनिकेट कर देता है कि उनके किसी साथी पर आक्रमण हुआ है या वो संकट में है। तो ये फेरोमोन्स का कार्य है। अब मैं इसके बाद शेष जो है दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में अपने लेक्चर में स्पष्ट करूँगा। और भी कुछ फंक्शंस हैं फेरोमोन्स के, वो मैं अपने अगले व्याख्यान में आपको पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।